So hello students, how are you? I hope all are well. So this is chapter number 5 of chapter number 5, theorem number 5 of major theory. So इस थ्योरम का सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं हम। जो लास्ट वीडियो में हमने करा था उसमें आपको बेसिकली हमें जो मेन टॉपिक था, दिस इज काउंटेबिलिटी, अनकाउंटेबिलिटी सेट्स एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज डिनोमरेबल सेट्स विच इज एवरी सेट, एनी सेट ए इज इक्वलेंट टू नेचुरल नंबर सेट्स। सो ये हमारे पास कुछ बेसिक डेफिनेशन थी। और कार्डिनल नंबर्स जो आपने शायद ये देखी होंगी, अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उसको देख लीजिए। और उसके आगे फिर हम करने जा रहे हैं थ्योरम नंबर 5। तो थ्योरम नंबर 5 में हम क्या करेंगे, थ्योरम नंबर 5 का स्टेटमेंट सबसे पहले देख लेते हैं। थ्योरम नंबर 5 में हमसे कहा गया है अ सेट इज काउंटेबल इनफाइनाइट इफ एंड ओनली इफ a set is countably infinite if and only if A can be put in the form of the sequence A1, A2, A3 and so on of the distinct elements। तो थ्योरम का स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अगर सेट काउंटेबल इनफाइनाइट है तो कब होगा, इफ एंड ओनली इफ ए कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ द सीक्वेंस। ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के सीक्वेंस की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इस थ्योरम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम छोटा सा प्रूफ है इसका वो देख लेते हैं, क्योंकि इस थ्योरम का आगे थ्योरम नंबर 7 में यूज़ होने वाला है, तो हमें कम से कम बेसिक उसका आइडिया होना चाहिए। तो प्रूफ क्या है इसका, प्रूफ देखिए, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अ सेट ए इज़ काउंटेबली इनफाइनाइट, ये हमें गिवन है। अब काउंटेबली इनफाइनाइट है, इसका मतलब क्या है, अगर ए काउंटेबली इनफाइनाइट है यानी कि डिनोमरेबल सेट है और कैपिटल ए इज इक्वलेंट टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सो देयर एग्जिस्ट ए 1-to-1 ऑन टू मैपिंग फ्रॉम एन टू ए। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमारे पास 1-to-1 मैपिंग होनी चाहिए जो कि ऑन टू हो और सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ हो। तो कोई भी सेट ए डिनोमरेबल हो जाएगा यानी कि वो काउंटेबली इनफाइनाइट हो जाएगा। तो 1-1 ऑन टू है हमारे पास, तो हमारे पास 1-1 ऑन टू के अकॉर्डिंग ये एक तो ये कंडीशन बनती है, अगर दो एलिमेंट इक्वल नहीं है तो उनकी इमेज भी इक्वल नहीं होगी। ये 1-1 जो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 या 2 में हमने फंक्शंस को डिटेल में देखा था, बार बार देखते हुए आ रहे हैं। आपको बोला गया है कि अगर हमारे पास 1-1 की कोई कंडीशन देखनी है तो उसमें दो कंडीशन है। इफ़ x1 इक्वल टू x2 दिस इम्प्लाइज एफ x1 इक्वल एफ x2। पहली कंडीशन तो ये है आपकी 1-1 ऑन टू 1-1 फंक्शन के लिए कि x1 इक्वल टू x2 इम्प्लाइज एफ x1 इक्वल टू x2। और सेकेंड कंडीशन क्या है आपकी, ये देखिए, सेकेंड कंडीशन बोलता है कि अगर x1 नॉट इक्वल टू x2 दिस इम्प्लाइज एफ x1 नॉट इक्वल टू एफ x2। तो ये दो कंडीशन है हमारे पास 1-1 की। तो यहीं से हमने ये कंडीशन ले ली कि एम नॉट इक्वल टू एन, तो उसकी इमेज भी क्या होंगी, इमेज भी डिफरेंट होंगी। क्लियर। एंड सेकंड कंडीशन क्या है आपकी, ये ऑन टू के लिए है और एनी एलिमेंट बिलोंग्स टू, कहाँ पर होगा, ए में, बी बिलोंग्स टू ए। अब बी क्या है, कैपिटल ए हमारे पास कोडोमेन है। तो आपका फंक्शन के बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया है आपको। ये आपका सेट है, कोई भी दो सेट हैं, ए है बी है, इसमें हमारे पास एलिमेंट है बी, इसमें एलिमेंट है ए। और अगर ये फंक्शन ऑन टू है तो कैपिटल बी के जितने भी एलिमेंट होंगे उसके लिए कोई ना कोई प्री इमेज कहाँ पर होगी, कैपिटल ए में होनी चाहिए। तब हमारे पास क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। तो फंक्शन ऑन टू के लिए हमारे पास बी के रेस्पेक्ट में, मतलब कैपिटल बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके लिए कोई ना कोई प्री इमेज कहाँ पर होगी, कैपिटल ए के अंदर होगी। तो ये यहाँ पर बताया हुआ है। तो यहाँ पर यही बताने की कोशिश की गई है कि ऑन टू फंक्शन को किस तरह से हम लेंगे।
अब जब ये 1112 है हमारे पास और सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमने क्या लिया है, डोमेन लिया है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर जब डोमेन लिया हुआ है तो डोमेन के एवरी एलिमेंट की इमेज कहाँ जानी चाहिए, कोडोमेन में जानी चाहिए। तो कैपिटल एन की एवरी एलिमेंट की इमेज यानी कि पूरे सेट की इमेज आपके पास कैपिटल ए के इक्वल होनी चाहिए। ओके, एंड फंक्शन इज 1 1। पापा क्या कर दिया पापा? तो ये 1112 के अकॉर्डिंग एफ एन इक्वल टू कैपिटल ए होना चाहिए। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, जब ये सब हमने देख लिया तो इफ एंड ओनली गिवन एनी एलिमेंट एन बिलोंग्स टू एन देयर एग्जिस्ट ए एन बिलोंग्स टू ए, कैपिटल ए के अंदर हम क्या करेंगे, सीक्वेंस को डेवलप करेंगे। और वो किस तरह से सीक्वेंस बनेगी, एफ एन इक्वल टू कैपिटल ए एन, ओ सॉरी एफ एन इक्वल टू ए एन, एफ एन इक्वल टू ए एन। ये हमने सीक्वेंस डेवलप कर ली कहाँ पर, सेट ए के अंदर। तो क्योंकि कैपिटल ए को हम बताना चाह रहे हैं कि सीक्वेंस होगी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की, तो जब 1112 है तो कैपिटल ए के अंदर सीक्वेंस हम बना सकते हैं। एंड फंक्शन हमें गिवन है 1 1। इट मीन्स, अब मीन्स कैपिटल ए is can be written as a1 a2 a3 up to infinite elements which is every element these are distinct elements। so ये हमने छोटे से थ्योरम का प्रूफ देगा कि अगर काउंटेबली इनफाइनाइट है 1 1 on 2 है तो हमारे पास कैपिटल ए के जितनी भी एलिमेंट्स हैं उनको हम सीक्वेंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एफ एन इक्वल टू ए एन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 6। थ्योरम नंबर 6 का स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एवरी सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। काउंटेबल सेट्स है उसका सबसेट्स भी काउंटेबल होगा। तो इसका प्रूफ देखने जा रहे हैं हम। लेट कैपिटल ए बी ए काउंटेबल सेट्स, कैपिटल ए काउंटेबल सेट्स हमें गिवन है। हमें देखना है कि कैपिटल ए के जितने भी सबसेट्स होंगे, एवरी सबसेट्स विच इज़ आल्सो काउंटेबल। ओके, सो ये देखिए देन ए काउंटेबल हमें गिवन है प्रूफ में। देखिए प्रूफ में हमें गिवन है कैपिटल ए बी ए काउंटेबल सेट्स देन ए इज़ आइदर, या तो ए फाइनाइट होगा या फिर इनोमरेबल होगा। ये एफ नहीं है, ये और होगा यहाँ पर, ये थोड़ा सा रॉन्ग दिया हुआ है यहाँ पर, यहाँ और होगा। या तो सेट फाइनाइट होगा या फिर इनोमरेबल होगा, आइदर फाइनाइट और इनोमरेबल। इनोमरेबल इज इक्वलेंट टू एन। अब देखिए अगर ए हमारे पास क्या है, फाइनाइट है, तो फाइनाइट सेट्स की काउंटेबिलिटी हम आराम से कर सकते हैं, एलिमेंट्स को काउंट कर सकते। तो उसका जो सबसेट्स होगा एवरी सबसेट्स ऑफ ए, अगर ए फाइनाइट है तो उसका एवरी सबसेट्स वो भी फाइनाइट होगा और वो भी काउंटेबल होगा। सेकंड एलिमेंट हम देखते हैं, सेकंड स्टेटमेंट, व्हेन ए इज कैपिटल ए इज इनोमरेबल। इनोमरेबल मीन्स कैपिटल ए इज इक्वलेंट टू कैपिटल एन, देन ए कैन बी रिटन एज। क्या रेट लिख सकते हैं इसको, देखिए वन बाई वन चलते हैं। ये थोड़ा जूम करके दिखलाया जा रहा है ताकि आपको लैपटॉप मोबाइल में क्लियर व्यू आपको दिखाई दे जाए। तो कैपिटल ए कैन बी रिटन एज, अगर कैपिटल ए हमारे पास क्या है, इनोमरेबल है, तो कैपिटल ए को हम क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, लेट बी बी ए सबसेट ऑफ कैपिटल ए। अब हमने सबसेट ले लिया कैपिटल ए का, कैपिटल ए का सबसेट ले लिया। अब सबसेट को हमें देखना है कि वो काउंटेबल है या नहीं। तो ये देखिए अगर बी नल सेट है तो नल सेट तो हमेशा ही काउंटेबल होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब अगर ये कैपिटल बी नल सेट नहीं है, तो नल सेट नहीं है तो बी इज़ एक्सप्रेसिबल एज, कैपिटल बी को हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। बेसिकली हमने क्या गिरा है, एक्स एन वन, एक्स एन टू, एक्स एन थ्री, वेर एक्स एन आई बिलोंग्स टू ए। आई थिंक मेरे हिसाब से यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये इस तरह से होना चाहिए जो मेरे समझ में आ रहा है, एक्स एन वन, एक्स एन टू, एक्स एन थ्री एंड सो, और ये जो लिखा हुआ है एक्स एन आई, एक्स एन आई, दिस इज बिलोंग्स टू ए। तो ये हमें देखना था कि बी इनोमरेबल है या नहीं है। तो बी भी इनोमरेबल इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो ये हमने कैपिटल बी बनाया है ये कैपिटल ए का सबसेट है। बी इज़ द सबसेट ऑफ कैपिटल ए। तो कैपिटल ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं जो कि सीक्वेंस के एलिमेंट है, बेसिकली उसी सीक्वेंस में से हमने एक सब सीक्वेंस को डेवलप किया है और उस सब सीक्वेंस को हमने इस फॉर्म में लिखा है। तो जब ये सीक्वेंस का सब सीक्वेंस बना है
तो बेसिकली जब सब सीक्वेंस की हम बात करते हैं तो वो भी नेचुरल नंबर पर डिपेंड होती है, और कैपिटल बी इनोमरेबल हो जाएगा क्योंकि वो कैपिटल एन के इक्वलेंट हो जाएगा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। ओके, तो ये हमने कुछ थ्योरम देखी, स्मॉल थ्योरम नंबर 5 एंड थ्योरम नंबर 6। अब हम देखने जा रहे हैं थ्योरम नंबर 7। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मेरे ख्याल से 2 बार ये आई हुई है थ्योरम। ये क्लोज इंटरवल के लिए जो बुक में दे रखी है, तो पहले क्लोज इंटरवल के लिए देख लेते हैं। और बुक जो एग्ज़ाम में आई है 18 और 19, ये 2 बार आई हुई है आपका ओपन इंटरवल के लिए। इज़ नॉट डिनोमरेबल, यानी कि वो डिनोमरेबल नहीं है, इट मीन्स वो अनकाउंटेबल है। द सेट ऑफ ऑल, देखिए थ्योरम नंबर 7 का स्टेटमेंट क्या है, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इन द क्लोज इंटरवल 0 1 इज़ नॉट डिनोमरेबल। इट्स नॉट डिनोमरेबल मीन्स दिस इज़ नॉट काउंटेबल। तो जब काउंटेबल नहीं है तो वो क्या होगा, फिर अनकाउंटेबल होगा, क्योंकि नॉट डिनोमरेबल को हम क्या कह सकते हैं, नॉन काउंटेबल, नॉन इनोमरेबल, अनकाउंटेबल। पेज नंबर 36 पे आप जाके इस स्टेटमेंट को, इस थ्योरम के जो आपका डिनोमरेबल है उसको आप थोड़ा सा क्लियर ज़रूर कीजिए। एक तो आपको डिनोमरेबल क्लियर होना चाहिए, काउंटेबल सेट्स, अनकाउंटेबल सेट्स, ये 3 थ्योरम आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको, पेज नंबर 35 पर मैंने बताया था 4th पॉइंट, स्मॉल ए इज़ द स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर। 4th पॉइंट इज़ स्मॉल ए इज़ स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर, पेज नंबर 35। तो ये आपको रिमेंबर रखना है, ठीक है। तो डिनोमिनेबल सेट्स, काउंटेबल सेट्स, अनकाउंटेबल सेट्स, तो वो कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इन द क्लोज इंटरवल 0 1, क्लोज इंटरवल 0 1 में जितने भी रियल नंबर्स हैं उनका सेट्स इज़ नॉट डिनोमिनेबल। तो ये काउंटेबल नहीं होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहले इंपॉर्टेंट थ्योरम है, लंबी थ्योरम है, अच्छे से देखेंगे। प्रूफ, लेट ए डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इन द क्लोज इंटरवल। कैपिटल ए डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इन द क्लोज इंटरवल 0 1। क्लियर। तो ये तो मैं गिवन है कि 0 1 में हमारा गिवन है। तो इस सेट ए को हम सिम्बॉलिकली क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल ए में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, सारे रियल नंबर्स विच इज़ बिलोंग्स टू 0 1। एक्स बिलोंग्स टू 0 1, एक्स की वैल्यू 0 हो भी सकती है, उससे बड़ी भी हो सकती है, 1 के इक्वल भी हो सकती है एक्स की वैल्यू, और 1 से लेस देन हो सकती है। तो इस तरह से हमारे पास क्लोज इंटरवल 0 1 बन जाएगा। तो कैपिटल ए 0 1 है क्लोज इंटरवल, तो उसमें कौन कौन से रियल नंबर्स होंगे, जो 0 1 हो या फिर 0 और 1 के बीच में लाई कर रहे हों। तो ये कैपिटल ए हमने डिफाइन किया है। तो टू प्रूव दैट कैपिटल ए इज़ अनकाउंटेबल, हमें ये प्रूव करना है कि ए इज़ अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल या फिर हम इसको बोल सकते हैं नॉट डिनोमरेबल, ठीक है। और नॉट डिनोमरेबल का मतलब है कि ए इज़ नॉट इक्वलेंट टू कैपिटल एन, ए इज़ नॉट इक्वलेंट टू कैपिटल एन। तो हमें ये देखना, सपोज हमने क्या करेंगे, इसको अब कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। तो कंट्राडिक्शन में देखिए हमने क्या किया, हमने क्या करा, कैपिटल ए इज़ काउंटेबल, हमने ले लिया कैपिटल ए काउंटेबल। तो जब ये काउंटेबल है कैपिटल ए, तो क्या प्रॉब्लम्स आएगी, कुछ ना कुछ हमारे पास कंट्राडिक्शन आ जाएगा, और फिर हम बताएंगे कि ए जो हमने लेके चले काउंटेबल, दिस इज़ नॉट करेक्ट, इट मीन्स ए इज़ अनकाउंटेबल। तो ये तो हो गया एक डायग्राम, इस तरह से प्रूफ करना है। आप देखिए कैपिटल ए हमने ले लिया काउंटेबल, अब हम रिवर्स लेके चल रहे हैं, हमें प्रूफ करना है कैपिटल ए अनकाउंटेबल है, हमने इसका रिवर्स ले लिया ए काउंटेबल है। तो देखेंगे क्या कंट्राडिक्शन आती है। इफ़ काउंटेबल है तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए मस्ट अपेयर इन द सीक्वेंस, जो हमने थ्योरम नंबर 5 में देखा। थ्योरम नंबर 5 में हमने यही देखा था, ये थ्योरम नंबर 5 में हमने देखा था कैपिटल ए के एवरी एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, कैपिटल ए के एवरी एलिमेंट्स को हम सीक्वेंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ए काउंटेबल है तो कैपिटल ए के एलिमेंट्स को हमने इस फॉर्म में लिख दिया, सीक्वेंस की फॉर्म में, x1 x2 x3 अप टू इन्फिनिट एलिमेंट। क्लियर। अब ये जो कैपिटल ए है, बेसिकली कैपिटल ए हमारे पास है ये क्लोज इंटरवल 0 1। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं x1 x2 x3 अप टू इन्फिनिट, दीज ऑल एलिमेंट्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए, एंड कैपिटल ए इज ए क्लोज इंटरवल 0 1। तो जितने भी x1 x2 x3 होंगे वो 0 1 के बीच में लाई करेंगे,
तो जब ये 0 1 के बीच में लाई करेंगे तो अब ये देखिए कि x1 को हम क्या लिख सकते हैं, x1 को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर डॉट लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ये डॉट लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, जैसे हमने x1 की वैल्यू मान लिया ये ले ली 0.001, तो ये 0 से बड़ा हो गया एलिमेंट। ऐसे फिर हमने x2 ले लिया 0.111, कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि x1 x2 मतलब जो सीक्वेंस बन के आई x1 x2 xn, ये सारे 0 से बड़े एलिमेंट हैं और ये सीक्वेंस की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। क्लियर? आई थिंक क्लियर है आपको, क्योंकि हमारे पास कैपिटल ए दे रखा है क्लोज इंटरवल 0 1। क्लियर? तो अब इसको देखिए, तो x1 हमने ले लिया पॉइंट x11 x12 x13 x14 एंड अप टू x1m एंड अप टू इन्फिनिट। इस तरह से इन्फिनिट एलिमेंट्स तक चलता चला जाएगा ये, क्योंकि बहुत बड़ा एलिमेंट हम ले सकते हैं। x1 की वैल्यू मान लें हमने ये ले ली, मान लो x1 हमने ये ले लिया 0.01010101 अप टू यहाँ पर कहीं पे आ गया x1m और फिर उसके आगे भी चलता चला जाएगा। तो इस तरह से कोई भी नंबर जो है x1 x2 इस तरह से सीक्वेंस की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे पास कैपिटल ए में कितने एलिमेंट्स हैं, ऐसे हमारे पास कैपिटल ए में ये हैं x1 x2 xm इन्फिनिट एलिमेंट्स हैं। तो इन सब एलिमेंट्स को हमने देख लिया। क्लियर हुआ नहीं? ये रिप्रेजेंटेशन आपको समझ लेना चाहिए कि ये रिप्रेजेंटेशन है जिसको हमने देखा। वेयर xi j बिलोंग्स टू 0 to m for every e and j and each decimal contain an infinite number of non-zero elements। अब एक एग्जाम्पल से यहाँ पे बताया हुआ है कि एग्जाम्पल से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट क्या कर सकते 1 and 1/2, इन दो एलिमेंट्स को ले लिया, दो नंबर को ले लिया 1 and 1/2 बोथ आर लाई बिलोंग्स टू ए। तो 1 को बेसिकली हम डेसिमल फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, 1/2 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। बट अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो हम 1 को ये भी लिख सकते हैं और 1/2 को ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1/2 बेसिकली क्या है 0.5 है और ये क्या है आपका 0.499999 क्या है इन्फिनिट टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो जब ये इन्फिनिट टाइम्स, अब 9 को इन्फिनिट टाइम्स रिपीट किया गया है तो हमने क्या करा, इस पूरे नंबर को इस फॉर्म में लिख दिया 0.499 के ऊपर डॉट लगी हुई है। तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वैसे के लिए हमने 10th में पढ़ा है ये 4 9 बार, और अगर बार नहीं लिखा है यहाँ पे तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 0.49 डॉट, यहाँ पे डॉट लगा हुआ है ये आप देखिए। तो ये डॉट का मतलब है कि 9 को इन्फिनिट टाइम्स रिपीट किया गया है। ऐसे यहाँ पे 1 क्या है हमारे पास, 1 को 0.9 डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है और इसको इन्फिनिट टाइम्स रिपीट किया गया है। तो जब हम 1 और 1/2 को हम यहाँ लेके चलेंगे तो बेसिकली हम जो इक्वेशन नंबर 2 में दिया गया है, यानी कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली 1 का ये वाला रिप्रेजेंटेशन और 1/2 का, इस रिप्रेजेंटेशन की हम बात कर रहे हैं जो मैंने ब्रैकेट में लिखा। क्लियर? इस रिप्रेजेंटेशन की हम बात करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक रियल नंबर को फॉर्म करते हैं। हमने क्या करा, एक रियल नंबर फॉर्म किया जो कि डेसिमल फॉर्म में आ रहा है। अब रियल नंबर को हमने इसको बोलते हैं ज़ाई की फॉर्म, ज़ाई रियल नंबर नोटेशन लिया हमने, जिसको हमने डेसिमल फॉर्म में लिखा ज़ाई 1 ज़ाई 2 ज़ाई 3 पॉइंट ज़ाई 1 ज़ाई 2 ज़ाई 3 ज़ाई n अप टू इन्फिनिट सच दैट। अब सच दैट में क्या लिखा है इन्होंने, अब इसको देखिए। अब इसने क्या किया है, x1 आई थिंक इतनी बात तो समझ में आएगी। तो कंस्ट्रक्ट ए रियल नंबर, अब एक रियल नंबर को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसमें देख रहे हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। हमने ज़ाई को एक रियल नंबर लिया ज़ाई 0.1 ज़ाई 2 ज़ाई 3 अप टू इन्फिनिट। इफ़ अगर x11 की वैल्यू 5 है, अब x11 क्या था आपका, x11 था, x1 में जो हमने x1 लिखा था लास्ट पेज पे 0.x11 x12 x13
अप टू इन्फाइनाइट। तो इसमें ये एलिमेंट था x11। अगर इसकी वैल्यू हमने ले ली 5 यहाँ पर, तो xi1 की वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी 4। ये बात समझ में आ रही है नहीं? कि अगर हमने जैसे ये लिया कि हमने लिया 1/2, तो 1/2 को तो बेसिकली 0.5 लिख सकते हैं, बट हमने इसको ये लिखा था 0.49 डॉट। दोनों का रिप्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट सेम है, तो वो ये कह रहा है कि थोड़ा सा डिफरेंट है, अप्रोक्सीमेट सेम है, तो 0.5। तो अगर हम x11 की वैल्यू 5 लेते हैं तो xi1 की वैल्यू हमें 4 लेनी पड़ेगी, और अगर x11 की वैल्यू हम 5 नहीं लेते हैं तो xi1 की वैल्यू फिर हम क्या ले सकते हैं, 5। तो ये हमें यहाँ पे बताया हुआ है, इफ़ x11 इक्वल टू 5 राइट xi1 इक्वल टू 4। इफ़ x11 नॉट इक्वल टू 5 राइट xi1 इक्वल टू 5। क्लियर? इन जनरल। अब इसको जनरलाइज कर दिया है। अब जनरलाइज करने का मीनिंग है कि xmm इक्वल टू 5 है, तो xim की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। मतलब यहाँ पर अगर 1 1 आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर mm आ रहा है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, ये m आएगा। बात क्लियर हुई? तो अब आप ये देखिए, मैं इसको थोड़ा बैक ले जा रहा हूँ, उससे और क्लियर हो जाएगी बात आपकी। ये था हमारे पास, तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे था ये देखिए, ये x11 था हमारे पास, ये x22, x33, और ये जो डायगोनल एलिमेंट्स आ रहे हैं xmm, इसको हमने जनरलाइज कर दिया है। अब इसको कह रहे हैं वो जनरलाइज। तो जनरलाइज करके इन्होंने क्या लिया, जनरलाइज करके इन्होंने यहाँ पे xmm इक्वल टू 5, xmm इक्वल टू 5 राइट xim इक्वल टू 4, और अगर xmm नॉट इक्वल टू 5 xim इक्वल टू 5। सो इट इज़ क्लियर दैट, इसका मतलब है कि ये कभी भी क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे, चाहे m की वैल्यू कुछ भी हो। xmm नॉट इक्वल टू xim फॉर एवरी m। क्लियर? सिंस अब xim की वैल्यू क्या हमारे पास 4 है या फिर 5 है, m की वैल्यू कुछ भी हो, xim की वैल्यू 4 या 5 हो सकती है, जैसे कि हमने ऊपर देखा अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल। तो जब xim की वैल्यू 4 या 5 आ रही है, तो ये जो xi एलिमेंट होगा, जो हमारे पास xi नंबर था, देखिए ऊपर जो हमारे पास xi नंबर दे रखा है, देखो ये जो xi हमें नंबर दिया हुआ है यहाँ पर xi हमें नंबर दिया हुआ xi1 xi2 xi3 xim। तो अगर xi की वैल्यू सॉरी xim की वैल्यू हमने 4 या 5 में से कुछ भी ली है, तो xi कहाँ पे बिलोंग कर जाएगा, xim की वैल्यू 4 या 5 है, तो जो ये xi हमारे पास एलिमेंट आया, रियल नंबर जो हमने बनाया है, ये 0 1 के बीच में लाई करेगा। तो जब ये 0 1 के बीच में लाई करेगा तो xi हमारे पास 0 1 के बीच में बिलोंग कर जाएगा, दैट इज़ xi बिलोंग्स टू a। यानी कि हमने एक रियल नंबर फॉर्म किया, और रियल नंबर कहाँ पे बिलोंग कर गया, a में बिलोंग कर गया। यानी कि हम कोई भी रियल नंबर बनाएं जो डेसिमल फॉर्म में है, 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, तो वो हमेशा कैपिटल ए के अंदर आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से क्या है, हमारे पास कैपिटल ए के अंदर इन्फिनिट नंबर्स की एक सीक्वेंस बन जाएगी, और जब ये इन्फिनिट नंबर की सीक्वेंस बन जाएगी तो फिर हम ये कह पाएंगे कि ये हमारे पास अनकाउंटेबल है। ये एक एग्जाम्पल के थ्रू इन्होंने यहाँ पे प्रूफ करने की कोशिश की है कि अगर हमारे पास इन्फिनिट एलिमेंट्स हैं, मतलब एक रियल नंबर बनाया, वो भी हमारे पास कैपिटल ए में आ गया, और कोई अनदर रियल नंबर लेंगे, वो बनाएंगे, तो वो भी 0 1 के बीच में आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिट सेट्स की कलेक्शन बन जाएगा, इन्फिनिट एलिमेंट्स की, और ये थ्योरम प्रूफ होके आ जाएगी हमारे पास। अब इसको यहाँ पर ये करके और बताया हुआ है कि अगर हमारे पास देखिए इसी थ्योरम में अगर हम इन दोनों को इक्वल ले लें तो क्या प्रॉब्लम आएगी। अगर xm की वैल्यू xi के इक्वल है, तो xm को हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, xm को हम ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये पहले हमने बताया था x1 x2 xm, यहाँ पर थ्योरम को स्टार्ट किया था, और xi को हमने ये रिप्रेजेंट किया था पॉइंट xi1 xi2 xi3 एंड सो ऑन। तो यहाँ से क्या होगा, हमारे पास xi m के इक्वल आ जाएगा फॉर एवरी m। तो इससे क्या होगा, इक्वेशन नंबर 3 कंट्राडिक्ट हो जाएगी।
इसलिए जाई एम की वैल्यू कभी भी हमें क्या करनी है, जाई के इक्वल नहीं होगी फॉर एवरी एम। और इससे ये पता चलेगा कि जाई हमारे पास क्या होगा, अगर ये ले लिया हमने तो जाई की वैल्यू क्या होगी, ए में बिलोंग नहीं करेगी। और जब ये बिलोंग नहीं करेगी तो ये हो सकता है कि अनकाउंटेबल ना होके काउंटेबल हो जाए। तो हमें एक रियल नंबर बनाने हैं और रियल नंबर को उसमें शो करना है कि वो हमारे पास उसी सेट में बिलोंग कर रहे हैं कैपिटल ए में, तो वहाँ से वो हमारे पास काउंटेबल नहीं हो पाएगा। इट मीन्स सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इन द क्लोज इंटरवल 0 1 इज नॉट डिनोमरेबल, इट मीन्स अनकाउंटेबल। क्लियर। अब देखते हैं थ्योरम नंबर 8। थ्योरम नंबर 8 में क्या कह रहा है, टू प्रूव दैट सेट आर इज अनकाउंटेबल। अब सेट थ्योरम नंबर 8 में सेट आर को अनकाउंटेबल बताया गया है, होता अनकाउंटेबल है। अब इसको प्रूफ किया है बाय एग्जाम्पल, तो वो देखिए आप। फर्स्ट हम क्या शो करेंगे, इसमें कैपिटल आर की जो कार्डिनलिटी है, कैपिटल आर की कार्डिनलिटी को हम सी के इक्वल प्रूफ करेंगे। बेसिकली हमने सी क्या लिया था, देखिए एक तो हमने कार्डिनलिटी ली थी ए, कैपिटल स्मॉल ए। कार्डिनलिटी क्या होती है, ये स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर होता है ए। और सी क्या होता है हमारे पास, ये सी भी आपको बताया गया है स्मॉल सी। तो एक तो ये ए और एक ये सी। सी मैंने बताया था आपको कार्डिनलिटी ऑफ क्लोज इंटरवल 0 1, या फिर इसको हम कह सकते हैं ए बी इंटरवल की कार्डिनलिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे सी से, मतलब जिसमें इन्फाइनाइट एलिमेंट्स होंगे उसकी कार्डिनलिटी सी, और स्मॉलेस्ट इन्फाइनाइट कार्डिनल नंबर इज स्मॉल ए। तो हम ये बताएंगे कि कैपिटल आर की कार्डिनलिटी अगर सी है तो वो अनकाउंटेबल है। तो वी नो दैट। अब क्या बताने जा रहे हैं यहाँ पे, we know that the cardinality of the set of real number in the open interval AB is C। ओपन इंटरवल ए बी की कार्डिनलिटी सी होती है। तो जब ये ओपन इंटरवल की कार्डिनलिटी सी होती है तो हम ये लिख सकते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ ओपन इंटरवल इज सी फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए लेस देन बी। क्योंकि ओपन इंटरवल बना रहे हैं तो हमारे पास लेफ्ट साइड एलिमेंट्स बी से छोटा होगा। तो ओपन इंटरवल ए बी की कार्डिनलिटी को हमने ले लिया सी। ओके, ओपन इंटरवल की कार्डिनलिटी हमने ले ली सी। तो हमने ए और बी की वैल्यू -π/2 और π/2 ले ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ओपन इंटरवल ले लिया -π/2 से लेके π/2, इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। बिल्कुल डेफिनेटली। द सेट कैपिटल आर इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर लाइंग इन द ओपन इंटरवल -∞ to ∞, दैट इज कैपिटल आर हमारे पास क्या होगा, ओपन इंटरवल -∞ to ∞ होगा। और ये हमने -π/2 से π/2 की कार्डिनलिटी सी ले ली। हमने एक मैपिंग डिफाइन करी। मैपिंग क्या है हमारे पास, -π/2 से लेके π/2 डोमेन है और कोडोमेन है -∞ to ∞। और ये जो हमारे पास है इसमें एलिमेंट किस तरह से मैप हो रहे हैं, उसके लिए फंक्शन डिफाइन करके दिया हुआ है f(x = 10x)। 10 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सिंपल। तो 10x का डोमेन बेसिकली -π/2 से π/2 ले लिया है और उसका कोडोमेन ले लिया है आपका -∞ to ∞। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे, देखिए तो वो ये कह रहा है कि हमारे पास f इज़ वेल डिफाइंड। हमारे पास फंक्शन ले लिया हमने, देखिए इस फंक्शन को यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर f इज़ ए फंक्शन फ्रॉम -π/2 से π/2 टू -∞ to ∞। तो डोमेन है हमारे पास -π/2 से लेके π/2 और कोडोमेन है आपका -∞ से ∞। और फंक्शन यानी कि जो रूल है किसके थ्रू मैप हो रहे हैं एलिमेंट्स, डोमेन के एलिमेंट्स को डोमेन में, वो है f(x = 10x)। क्लियर। तो यहाँ पर ये बताया हुआ है एविडेंटली f इज़ वेल डिफाइंड, फंक्शन इज़ वेल डिफाइंड। तो जहाँ मैंने फंक्शन की डेफिनेशन आपको बताई थी वहाँ पर मैंने आपको बताया कि फंक्शन वेल डिफाइंड कब होता है। चैप्टर नंबर 2 में जहाँ फंक्शन पढ़ाया गया है तो फर्स्ट पेज पे ही ये लास्ट 2 लाइन्स दे रखी हैं कि f इज़ ए फंक्शन फ्रॉम x to y सेट टू बी वेल डिफाइंड इफ़। तो वेल डिफाइंड मतलब उसमें जो दो कंडीशन होती हैं फंक्शन के लिए कि एवरी एलिमेंट बिलोंग्स टू डोमेन इज मैप इन द कोडोमेन एंड दिस मैपिंग इज़ यूनिक, यानी कि एवरी x जो कैपिटल X में बिलोंग करेगा डोमेन में, उसके लिए कि यूनिक एलिमेंट
कोडोमेन में बिलोंग करना चाहिए, तो वो हमारे पास वेल डिफाइंड फंक्शन हो जाएगा। तो ये बता रहे हैं कि हमने जो यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया है ये बेसिकली क्या है, ये वेल डिफाइंड है, और ये 1 1 ऑन 2 भी बता रहे हैं कि ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 है। अब ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 क्यों है, ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि f(x) = 10x, ठीक है। तो ये बेसिकली 1 1 ऑन 2 इसलिए होता है कि अगर हम इसके ग्राफ को ऑब्जर्व करें, क्योंकि इसका डोमेन तो हमें दे रखा है -π/2 से लेके π/2, और कोडोमेन दे रखा है हमें -∞ से ∞। तो ज़रा इस ब्लैंक पेज पर आ जाते हैं और वहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए y = 10x, अगर हमें ये फंक्शन दिया हुआ y = 10x, तो जब हम इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ को, तो इसकी प्लॉटिंग हम जब करेंगे तो अगर आपने ये प्लॉटिंग की है तो ये जो लाइन आएगी बेसिकली, देखिए ये तो है आपका x एक्सिस, ये है आपकी y एक्सिस। तो x एक्सिस पे होता है डोमेन, ये ओरिजिन दे रखा है, और y एक्सिस पे होता है कोडोमेन। तो अगर ये लाइन बनाएं हम तो ये बेसिकली आ गया आपका x = π/2, और यहाँ पर ये लाइन आ जाएगी आपकी x = -π/2, x = -π/2। और जब इसको प्लॉट करेंगे हम तो इसकी प्लॉटिंग बेसिकली ये आती है 10x की, यहाँ से निकल के वही इसके इस तरह से पैरेलल हो जाता है लाइन के, और ये यहाँ पर ये लाइन इस तरह से जा रही है, और ये इसके। तो बेसिकली 10x के एसिम्पटोट्स की अगर हम बात करें, एसिम्पटोट्स आपने BSc फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, तो 10x के एसिम्पटोट्स x = π/2 एंड x = -π/2 होते हैं। तो इस तरह से इसका ग्राफ प्लॉट हो जाता है। तो अगर हम देखें कि x की एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू है, कोई भी x ले लो आप, उसके लिए y की एक वैल्यू आएगी, तो उसको अगर हम देखें तो अगर हम कोई भी लाइन पैरेलल टू y ड्रॉ कर देते हैं, कोई भी लाइन y के पैरेलल अगर हम ड्रॉ करें, देखिए ये मैं ड्रॉ करते जा रहा हूँ, तो वो ग्राफ को एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है। तो जब इस तरह की कंडीशन बनती है, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड कट द ग्राफ ओनली सिंगल पॉइंट, देन ग्राफ इज़ 1 1, ओके। और ऑन टू, तो देखिए एवरी रियल नंबर यहाँ पर कोडोमेन में एग्जिस्ट कर रहा है कैपिटल y एक्सिस पर। तो बेसिकली अगर डोमेन -π/2 से π/2 है 10x का, और रेंज ये कोडोमेन में दिया हो -∞ से ∞, तो ये 1 1 ऑन 2 फंक्शन हो जाएगा। और जब 1 1 ऑन 2 हो जाएगा तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों सेट ये हो जाएंगे इक्वलेंट। और जब ये इक्वलेंट हो जाएंगे तो इनकी कार्डिनलिटी भी इक्वल हो जाएगी, क्लियर। तो इनकी कार्डिनलिटी भी इक्वल होगी। तो -π/2 से लेके π/2 की कार्डिनलिटी c थी, तो r की कार्डिनलिटी भी क्या आ गई, c आ गई। तो जब r की कार्डिनलिटी c आ गई तो उसको हम कहेंगे r इज़ अनकाउंटेबल अकॉर्डिंग टू दिस बुक। दिस बुक कह रहा हूँ क्योंकि हर बुक में हो सकता है कि इसका जो प्रूफ है वो डिफरेंट हो, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आई थिंक जो आपकी ये कृष्ण प्रकाशन की बुक है इसी को हम फॉलो करेंगे। तो ये हमने आज थ्योरम नंबर 5, थ्योरम नंबर 6, थ्योरम नंबर 7 एंड थ्योरम नंबर 8 को डिस्कस किया। कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं। कोई अगर वीडियो में प्रॉब्लम हो, वॉल्यूम क्लियर ना हो, आपको ऑडियो में कोई विजिबिलिटी ना हो, तो आप बता सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।